नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज से हम क्लास 8 के लिए साइंस की ऑनलाइन क्लास है वो शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में आज अपने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास रहेगी। इसके अलावा हम मैथ के लिए भी ऑनलाइन क्लास है वो जल्द शुरू कर देंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। दोस्तों का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। दोस्तों, जो भी हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम से हम पढ़ेंगे। जिस बोर्ड के अंदर भी एनसीईआरटी की बुक लागू होती है वहीं पे एनसीईआरटी का सिलेबस है वो समान रहता है, चाहे बोर्ड है वो कोई सा भी हो। इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी आपकी इस बार वो एनसीईआरटी की बुक है वो लागू कर दी गई है, तो उनके लिए भी ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास से। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। साथ ही हमें कमेंट करके भी बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके बारे में दोस्तों जानने से पहले हमें फसल के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, फिर इसका उत्पादन कैसे होता है, फिर हम लास्ट में बात करेंगे फसल के प्रबंध को लेकर। तो इससे पहले हम फसल से जानने से पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि चैप्टर किसके बारे में क्या होगा। तो दोस्तों, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, बात हम सभी जानते हैं। पहले वाले क्लासों के अंदर आपने पढ़ लिया है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन है वो स्वयं बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्तों? जो पौधे हैं वो अपना भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन है वो बना लेते हैं, जबकि मनुष्य सहित जो सभी जंतु है वो अपना भोजन स्वयं बनाने के अंदर असमर्थ होते हैं। तो जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जंतुओं के भोजन का क्या स्रोत है, साथ ही हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? तो दोस्तों, हम भोजन ग्रहण करते हैं कि भोजन से जो सजीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उसका उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हमें जो भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग हम पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। पौधों से हम कैसे प्राप्त करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम यही बात करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कृषि पद्धति से। पहले बात करने से पहले हम कृषि के बारे में जान लेते हैं कि कृषि का आरंभ कैसे हुआ, कृषि की शुरुआत है वो कैसे हुई। ठीक है, तो दोस्तों लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य वो घुमंतु थे, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। यानी संगठन के अंदर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और इन्हीं भोजन के लिए, ठीक है, और धीरे धीरे भोजन के लिए उन्होंने शिकार करना आरंभ कर दिया। कालांतर में यानी धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने खेती शुरू कर दी। खेती में चावल, गेहूं, अन्य खाद्यान्न फसलों के उत्पादन करना उन्होंने शुरुआत कर दिया और इस प्रकार क्या हुआ, कृषि का आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये आपका थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि कृषि का आरंभ कैसे हुआ कि 10,000 पहले मनुष्य वो घुमंतु थे। धीरे धीरे वो क्या थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास के लिए घूमते रहते थे। उन्होंने जंतुओं का शिकार करना आरंभ कर दिया और फिर कालांतर में उन्होंने खेती का आरंभ है वो कर दिया था। इस प्रकार कृषि का आरंभ यानी कृषि की शुरुआत है वो हुई थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फसल किसे कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपकी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फसल किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए या फसल की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो फसल किसे कहते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं, गेहूं के हैं। दोस्तों मैं एक बार वापस इसको आराम से रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक ही किस्म के, यानी कि एक बड़ा सा खेत है, कोई जगह है, वहां पे एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं ना, तो उसे हम फसल कहते हैं। जिसके भी ये पौधे हैं उसको हम उसी की फसल कह देते हैं। यानी मान लीजिए कि सभी पौधे गेहूं के हैं तो हम इसे क्या बोल देंगे, गेहूं की फसल बोल देंगे। मान लीजिए कि सभी जो पौधे हैं वो गंवार के हैं तो हम इसके क्या बोल देंगे, गंवार की फसल बोल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ही मान लीजिए सभी पौधे मूंगफली के हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये मूंगफली की फसल है। एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। उदाहरण की हमने बात कर ली, तो मान लीजिए गेहूं की कहीं पे फसल है तो इसका अर्थ है कि खेत के अंदर उगाए गए सभी पौधे किसके, गेहूं हैं। ये दोस्तों आपकी फसल की डेफिनेशन होगी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्ट
पूछा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि फसल वो विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अन्न, सब्जियां, फल है। जिस मौसम में पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण है वो कर सकते हैं। ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पे ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसे जलवायु के परिस्थितियां वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर भिन्न होती है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर हम फसलों का दो भागों में इसको बांट सकते हैं फसलों को, या इनका वर्गीकरण हम दो भागों के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, फसल की परिभाषा के बाद में अब जो आपका पार्ट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट सारांश निकल के आएगा वो यहीं से आएगा। इनसे क्वेश्चन है वो पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, फसलों को मोटे तौर पर हम दो प्रकार में वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल। अब बात आती है कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं, तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वो कौन सी फसल कहलाएगी, वो आपकी खरीफ की फसल कहलाएगी। कौन सी, कि वह फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं तो वो आपकी खरीफ की फसल कहते हैं। तब यहाँ पे वर्षा ऋतु क्या है, तो दोस्तों भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु है वो सामान्यतः जून से आपकी सितंबर तक की जाती है। यानी कि भारत के अंदर जो वर्षा ऋतु का टाइम है वो कौन सा है, जून से लेकर जून के आसपास दोस्तों हमारे यहाँ पे वर्षा है वो शुरू हो जाती है। तो वर्षा ऋतु फसल का मतलब है कि भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो आपकी जो खरीफ की फसल है वो भी दोस्तों जून से लेकर आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक दोस्तों इसकी कटाई बुआई है वो हो जाती है। जून में दोस्तों जून जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है, फिर अक्टूबर नवंबर तक दोस्तों इसकी कटाई है वो हो जाती है। आगे इसके बारे में हम डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि खरीफ आपसे पूछ लिया जाए कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं, ठीक है, इसको आपको उदाहरण सहित बताना है। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वह खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इनको आपको याद रखना अच्छे से बेहद आवश्यक है। खरीफ की फसल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वो आता है आपका धान आता है, फिर मक्का, फिर सोयाबीन, फिर मूंगफली, कपास, ये इत्यादि किसके खरीफ फसल के उदाहरण हो गए। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वो है आपकी रबी की फसल। ठीक है, जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो आपकी फसल उगाई जाती है वो फसलें किसकी कहलाती है, रबी फसलें कहलाती है। इनमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी फसलों के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मूंगफली किस फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि ये मूंगफली खरीफ की फसल है या रबी की फसल है। तब आपको याद रखना है कि मूंगफली है खरीफ की फसल है। इसी प्रकार और भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आपको दे दिया जाएगा कि खरीफ की फसल और रबी की फसलों का वर्गीकरण करिए। ठीक है, इनमें आपको मूंगफली, सोयाबीन, मटर, चना इस प्रकार ये दे दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये तो किसकी खरीफ की फसलें हैं। वहीं गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये किसकी रबी की फसल हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको खरीफ की फसल किसे कहते हैं, रबी की फसल किसे कहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक है वो कमेंट है वो जरूर कर देना। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या सीखना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं आधारिक फसल पद्धतियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, हम जो फसल है वो किस प्रकार उगाती हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, हमने बात की थी कि जो खरीफ की फसल के अंदर एग्जाम्पल हम बात किया था वो क्या था, हमने धान का किया था। ठीक है, जो मोटे आपका अनाज होता है उनको हम धान बोलते हैं। तो धान की जो फसल है वो शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाई जा सकती, तो इसके पीछे कारण है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे हम केवल वर्षा ऋतु के अंदर उगा सकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर बार बार बरसात होती है, जिसके चलते इस फसल को पानी की आपूर्ति है वो अच्छे से हो पाती है। तो इसीलिए हम धान को सिर्फ और रबी की खरीफ के समय उगाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के अंदर उगाते हैं, शीत ऋतु के अंदर हम धान को नहीं उगाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समय के साथ करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप किस प्रकार की है, इनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों के उगाने के लिए भी करते हैं। क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धति जो कि आगे दी गई है। ठीक है, कृषि की पद्धति है वो हमें आगे दी गई है, यानी कृषि के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है,
दोस्तों किसी भी खेत में हमें धान उगाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका है वो है मिट्टी तैयार करना। जिस खेत के अंदर हम धान उगाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे फसल उगाएंगे, फसल बोएंगे, वहाँ पे दोस्तों में सबसे पहले जो चरण होता है वो होता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं हम आगे ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल में इसमें बात करेंगे, ठीक है। फिर आपकी होती है बुआई। बुआई किसे बोलते हैं, बुआई कैसे करते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में आगे पूरा हमें ये दिया गया कंप्लीट डिटेल में हम बात करते हुए चलेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहला जो इसका चरण होता है वो क्या होता है, हमारा मिट्टी तैयार करने का होता है, ठीक है। कृषि पद्धतियों के अंदर सबसे पहला हमारा मिट्टी तैयार की जाती है। इसके बाद में दोस्तों बुआई होती है, फिर खाद एवं उर्वरक देना होता है, फिर जो फसल है उसकी सिंचाई की जाती है, फिर फसल के अंदर जो खरपतवार है उनसे फसल की सुरक्षा होती है, फिर फसल की कटाई होती है, और फिर लास्ट के अंदर जो हमारी जो फसल आती है उसका हम क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। ये दोस्तों आपकी कृषि पद्धतियां होगी, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने इसका क्या अर्थ है, ठीक है। मिट्टी को तैयार हम क्यों करते हैं, इस मिट्टी को तैयार करने का क्या फायदा है, क्या मिट्टी तैयार किए बिना ही हम फसल को अच्छी फसल प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों इसके लिए हम ये हमारा जो टॉपिक है 1.3 की मिट्टी को हमें तैयार क्यों करना है, ठीक है, किसी के लिए मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, इसका हमारे क्या फायदा है मिट्टी तैयार करने का, सब दोस्तों इसके अंदर हम जान लेते हैं। तो 1.3 है हमारा मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला चरण है। ये आपको ध्यान रखना है कि कृषि पद्धति के अंदर जो मिट्टी तैयार करना वो हमारे फसल उगाने का पहला चरण होता है। मिट्टी तैयार करने का अर्थ होता है कि मिट्टी को पलटना, उसे पोला बनाना कृषि का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। मिट्टी को तैयार करने का मतलब है कि मिट्टी को हम पलटते हैं, उसे हम पोला बनाते हैं। पोला क्यों बनाते हैं, ताकि जो भी फसल होती है ना, इस फसल की जो जड़ें होती हैं वो नीचे आसानी से गहराई तक चली जाए, ठीक है, इसलिए मिट्टी को पोला करते हैं। पोली मिट्टी के गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। जो केंचुए होते हैं ना दोस्तों, वो किसानों के मित्र होते हैं। क्यों होते हैं कि दोस्तों ये मिट्टी को और पलटकर पोला कर देते हैं, साथ ही ह्यूमस है वो बनाए रखते हैं। ह्यूमस है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फसल के लिए, तो उससे ये केंचुए है वो बनाए हुए रखते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हमें पोला मिट्टी है वो क्यों बनाई जाती है, ठीक है, इसे पलटना क्यों आवश्यक है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कि पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु व कुछ जीव सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। पाए जाने वाले जीवों का अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाली पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक द्वारा अवशोषित किया जाता है। दोस्तों एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मेरे साथ आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इसका सारांश क्या है, ठीक है। किस लिए हमारी ये इंपॉर्टेंट है मिट्टी को सही करना, क्योंकि ऊपरी परत के, ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि मिट्टी के ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर के ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। यानी जो हमारी जो मिट्टी है ना, उसके जो कुछ ही ऊपर की मिट्टी है ना, उसके कुछ ही सेंटीमीटर पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसे पलटने और पोला करने से जो पोषक पदार्थ हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आती और इन पौधों के जो पौधे हैं, जो हमारी फसल है, उन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकती है। अतः मिट्टी को पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ गई होगी कि मिट्टी को पोला करना, ठीक है, या मिट्टी को पलटना क्यों आवश्यक है। तो पहला दोस्तों इसके लिए क्या हो जाता है, इसलिए इसको पलटना आवश्यक है कि जो फसल की जो जड़ें हैं वो अंदर तक चली जाए, ठीक है। मिट्टी को हम पोला करते हैं, क्यों करते हैं कि ताकि जो फसल है उसकी जड़ें हैं वो आसानी से नीचे तक चले जाए। नीचे क्यों चली जाए कि नीचे दोस्तों इसको पोला होने पे आसानी से इसको शोषण के कार्य हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसको आसानी से इसको पोषक तत्व है वो प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम मिट्टी को तैयार करनी है। मिट्टी को तैयार करना इसका, ठीक है, कृषि का अपना जो क्या होता है, फसल उगाने का पहला चरण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी अच्छी क्या होगी, फसल की पैदावार होगी। तो दोस्तों हमारा कृषि पद्धति के अंदर पहला कंप्लीट हो गया, पहला टॉपिक को मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार क्यों की जाती है मैंने आपको बता दिया, ताकि अच्छे पोषक तत्व है वो ऊपर आ जाए, ठीक है, फसल है वो आसानी से
तैयार हो जाए, ठीक है, उसको आसानी से पोषक तत्व प्राप्त हो, इसलिए हमें मिट्टी को तैयार करते हैं। आगे दोस्तों आपकी कुछ डेफिनेशन निकल के आ रही है कि मिट्टी को उल्टने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया उसे जुताई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुताई किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि मिट्टी को उल्टने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। दोस्तों पहले की परंपरागत माने तो इसको हल चलाकर है, हम इसको मिट्टी को उल्ट पलट सकते हैं। आगे कुछ आधुनिक उपकरण भी हम यूज कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मिट्टी की हम जुताई है वो किस प्रकार करते हैं। पहले आपको ये याद रखने की जुताई हम किसे कहते हैं कि मिट्टी को उल्टने पलटने व पोला करने की जो प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसे हम हल चलाकर कर सकते हैं। हल क्या होता है कि हल एक लकड़ी या लोहे की बनी होती है। ठीक है, यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले उसे पानी देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ठेले भी हो सकते हैं, इनको एक पाटल की सहायता से तोड़ना हो सके। पाटल क्या है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। बुआई और सिंचाई के लिए दोस्तों समतल खेत होना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति क्या हो जाती है, मिल जाती है। और बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। दोस्तों हम बुआई करते हैं खेत की वर्षा के बाद में करते हैं, ताकि पहले इसको पानी मिल जाए, फिर हम क्या करते हैं, उसकी बुआई करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि जुताई किसे कहते हैं कि मिट्टी को उल्टने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। अब कुछ कृषि औजार है, इसके अंदर काम में लिए जाते हैं जुताई के लिए, वो कौन कौन सी है। अच्छी फसल की बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना बहुत आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। जैसे हल हो गया, जैसा कि दोस्तों आपको इस फोटो के अंदर दिख रहा होगा, यह आपका हल हो गया। इस प्रकार से भी काम में लिया जाता है मिट्टी की। ठीक है, मिट्टी को भुरभुरा या पोला करने के लिए। फिर आपका कुदाली भी काम में ली जाती है। आजकल जो हमारा आधुनिक साधन है वो आपका हो गया कल्टीवेटर, भी इस कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। हम डिटेल में बात करेंगे कि हल कैसे काम करता है, क्या है कुदाली कैसे काम करती है, क्या है कल्टीवेटर क्या है। इनके आगे आपको फोटो भी दी गई है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये दोस्तों आप देख सकती है, ये कुदाली है। ठीक है, ये क्या होती है, इसकी संरचना क्या है, डिटेल में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हल की। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर है वो जरूर करते रहें। साथ ही यस करके कमेंट है वो हमें जरूर करें, ताकि मोटिवेशन है वो हमारा बना रहे। हल की बात करें तो प्राचीन काल से हल का उपयोग है वो जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी को खुरेदने के लिए किया जाता है। यह औजार है ना दोस्तों, वो लकड़ी का बना होता है, जिसे बैल की जोड़ी अथवा अन्य पशु ऊंट या घोड़े की सहायता भी खींचा जाता है। मुख्यतः दोस्तों इसे बैल की सहायता खींचा जाता है। इसे अन्य पशु यानी ऊंट और घोड़े की सहायता से भी खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत एक तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम फाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक लोहे की तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम फाल कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाल किसे कहते हैं। ये दोस्तों आपका पूरा हल है। यहाँ पे जो नीचे आपको दोस्तों ये लोहे की जो दिख रही होगी, अलग ही कलर की आपको दिख रही है, ये लोहे की क्या है दोस्तों, तिकोनी है, जिसे हम फाल कहते हैं। इसकी हम बात करें, ये दोस्तों आपका फाल हो जाएगा। ठीक है, ये फोटो आपको याद रखनी है। हल की फोटो किस प्रकार होती है, तिकोनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हम हल शेफ्ट कहते हैं। ये दोस्तों देख लीजिए, हल का जो मुख्य भाग है ये आपका लकड़ी का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। आपको इसके अंदर फोटो भी फोटो के अंदर हल शेफ्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तिकोनी मैंने बता दिया। फाल किसे कहते हैं, हल शेफ्ट किसे कहते हैं, हम बात कर लिया। इसका एक सिरे पे हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैल की गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसको सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे की हल की जगह देसी लकड़ी के हल, मतलब देसी की जगह ये लोहे के हल है ना वो दोस्तों ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, आजकल जो हल है ना वो लकड़ी के न होकर ज़्यादातर लोहे की हो रहे हैं। तो ये दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, ये लोहे की इसमें हल की आपकी फोटो दिख रही होगी। इसे तो हम फाल कहते हैं। ठीक है, लोहे की त्रिकोणी, इसे हम फाल कहते हैं। जो ये लंबा आगे वाला जो डंडा है आपका, इसे हम हल शेफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारा हल के बारे में पूरी बातचीत हो गई। अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वो है आपका, एक सेकंड दोस्तों, ये आपका हो गया कुदाली की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हल के बारे में हम कृषि औजार की बात करें। कृषि औजार के तहत हमने हल की बात कर ली है। सेकंड हमारा है कुदाली, फिर हम बात करेंगे कल्टीवेटर। अब हम बात कर लेते हैं कि कुदाली क्या होता है। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने,
मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। अभी दोस्तों आपको फोटो दिखाऊंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप दोस्तों ये देख लीजिए, ये आपकी कुदाली की फोटो है दोस्तों। ये क्या होती है आराम से इसको देख लीजिए। ये नीचे इसके दोस्तों इसे मुड़ी हुई लोहे की पटेल जो प्लेट है वो लगी हुई है। ऊपर ये दोस्तों हैंडल है जिसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लोहे की इसके अंदर छड़ होती है। ये ऊपर इसका जोत हो गया, ठीक है दोस्तों। ये कुदाली वो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये है ना, ये ब्लेड की तरह कार्य करती है। जो आगे का जो हिस्सा है वो पशुओं के द्वारा इसमें खींचा जाता है। तो ये हमारा हल के बारे में बात होगी और कुदाली के बारे में बात होगी। अब हम जो अपना आधुनिक आजकल दोस्तों हम उपयोग करते हैं, अक्सर आपने इसको आराम से देखा होगा, तो वो है कल्टीवेटर। दोस्तों ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है, ठीक है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर में श्रम और समय दोनों की बचत होती है। इससे दोस्तों काम आसान होता है, साथ ही साथ हमारा काम है वो जल्दी होता है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका कल्टीवेटर है, ठीक है। कल्टीवेटर से की जाती है। अब दोस्तों हमने क्या किया था, हमारा जो पहला पार्ट था कि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, क्यों तैयार करते हैं, किस किन साधनों के माध्यम से मिट्टी तैयार करते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है अपनी बुआई के बारे में। मिट्टी तैयार करने के बाद जो अपना सेकंड चरण था, मैंने आपसे बताया था वो क्या था, बुआई है। इसके बाद में खाद उर्वरक देना, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर भंडारण। तब हमारा सेकंड चरण है वो है बुआई, ठीक है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बोई जाने से पहले अच्छी गुणवत्ता साफ स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे दोस्तों बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा दिया गया है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने की कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उनमें कुछ पानी डाल दिया, ठीक है। कुछ मिनटों बाद कुछ बीज तो वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ बीज है वो नीचे रह जाते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कुछ बीज है ऊपर क्यों आ जाते हैं, ठीक है, कुछ बीज है वो नीचे क्यों चले जाते हैं, इनके पीछे वो क्या कारण है, इसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर है वो जरूर करते रहे। अब दोस्तों आपको एक है वो क्रियाकलाप करना है कि आपको एक बीकर लेना है, उससे पानी से आधा भर देना है और उसके अंदर आपको एक मुट्ठी गेहूं के दाने वो डाल देने। फिर आपको कुछ देर बाद में इसको देखना है कि इसके अंदर आपको क्या क्या चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई है वो आपको नोट करनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ बीज है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। कुछ बीज है वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। इनमें से कौन से बीज हल्के हैं, कौन से भारी हैं, इनके पीछे क्या कारण है, अब हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो बीज क्षतिग्रस्त होते हैं वो खोखले हो जाते हैं। इसी कारण वो बीज क्या होते हैं, हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण वो जल के ऊपर तैर कर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने कुछ बीज लिया था उन्हें पानी के अंदर डाल दिया था, उनमें से जो बीज क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो बीज खोखले हो गए हैं, वो तो क्या होंगे, पानी के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जो बीज एकदम स्वस्थ होंगे, जो क्षतिग्रस्त नहीं है, वो क्या हो जाएंगे, पानी के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। जो बीज खराब हो चुका है, जो बीज क्षतिग्रस्त हो चुका है, वो क्या होगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। तो ये आपको तैयार रखना है कि अच्छे बीज हम कैसे अलग कर सकते हैं, अच्छे बीजों का हम कैसे छंटाव कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ये अपनी महत्वपूर्ण विधि है कि उन बीजों को हमें पानी के अंदर डाल देना है। जो अच्छे बीज स्वस्थ बीज होंगे वो तो नीचे रह जाएंगे और जो खराब बीज है वो अपने क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ये दोस्तों हो गया कि बीज को हम किस प्रकार है वो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि परंपरागत औजार जो बुआई के लिए दोस्तों, जो कटाई के लिए हमने बात किए थे, जिस प्रकार के जो हमारे 3 औजार थे, हल था, ठीक है, फिर कुदाली था, फिर कल्टीवेटर था, उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं बुआई के लिए कौन कौन से औजार होते हैं। सबसे पहले हम परंपरागत औजार की बात कर लेते हैं। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला जो औजार होता है वो कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 निकुले सिरों वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। नीचे दोस्तों आप डायग्राम से देखेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, बीज बोने का जो आपका परंपरागत तरीका है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका एक कीप के आकार का हो गया। इसके अंदर नीचे क्या होता है दोस्तों, 2-3 लोहे की जो छड़ सी होती है, उनसे ये बीज है वो नीचे आकर यहाँ पे अलग अलग जगह वो अपना स्थान ले लेते हैं। तो दोस्तों ये अपना बुआई का परंपरागत तरीका है वो हो गया। हल के द्वारा जो इसके पीछे है वो कीप लगाकर है वो बुआई की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो अपना आधुनिक आज का तरीका है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं,
वो हो गया सीड ड्रिल। दोस्तों ये आप इसमें सीड ड्रिल की फोटो है वो देख सकते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इससे होता क्या है कि बीजों में समान दूरी और आकार है वो बना रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज है वो मिट्टी द्वारा ढके जाएं। इसके बीजों के पक्षियों द्वारा खाए जाने से की संभावना वो कम रहती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से आपके जो समय है और श्रम है दोनों की बचत होती है, यानी कि इससे टाइम भी तो कम लगता है, ठीक है, साथ ही आपको कम मेहनत करनी पड़ती है किससे, आपको सीड ड्रिल से बुआई के लिए, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ क्रियाकलाप करना है कि मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा कि छोटे पौधे वो छोटे छोटे थैलों के अंदर रखे गए हैं, वो ऐसा किस प्रकार रखे गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार कर हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेतों में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। दोस्तों आप भी कोई वृक्ष आपने कभी खरीदा होगा, आप किसी प्रकार का वृक्ष है वो घर में लेकर आए होंगे पौधशाला यानी नर्सरी से। वो क्या करते हैं दोस्तों, एक थैली के अंदर है वो पौधों को उगा लेते हैं, फिर हम घर में लाते हैं तो उस थैली को हटाकर उनको रोप देते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, खाद क्या है, उर्वरक क्या है, ठीक है। इनमें दोनों में अंतर से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों वीडियो में हम खाद और उर्वरक से आगे के टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आज दोस्तों हमने पहले फसल की परिभाषा पढ़ी है, ठीक है, फिर कृषि का आरंभ कैसे हुआ हमने वो भी पढ़ा है, ठीक है। कृषि औजारों के बारे में भी हमने पढ़ा है, फिर हमने मिट्टी कैसे तैयार की जाती है वो पढ़ लिया, बुआई के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। जुताई किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन में भी हमने अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके दोस्तों आप इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट में यस करके वो हमें ज़रूर बताना कि सर हमें क्लास है वो अच्छी लगी है, ठीक है। तो दोस्तों आगे भी इसी प्रकार के बेहतरीन क्लास है वो जारी रहेगी। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।